दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 806 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो आपको दिया गया है कि फोनेटिक्स क्या होता है। तो फोनेटिक्स जो है ये होता है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, जो बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, वो साउंड होते हैं यूटिलाइज बाई ह्यूमन लैंग्वेज। और ये मानव द्वारा जो है इसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंट करने के लिए मीनिंग्स के। इसी को कहते हैं फोनेटिक्स। तो यानी कि जो स्पीच साउंड मानव के द्वारा मीनिंग को बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो ध्वन्यात्मक ध्वनि ध्वनि ध्वन्यात्मक जो साउंड है उसी को जो है हम फोनेटिक्स कहते हैं। ऑर्गन ऑफ स्पीच क्या होता है। तो ऑर्गन ऑफ स्पीच जो है इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, श्वसन तंत्र आता है, और कंप्राइजिंग ऑफ लंग, इसमें फेफड़े भी शामिल होते हैं, और मसल ऑफ द चेस्ट, छाती की जो मांसपेशियां हैं वो भी शामिल होती हैं, एंड विंड पाइप जो आपका श्वसन नली है वो भी शामिल होती है। फोनेटरी सिस्टम जो हमारा जो है बोलने वाला यानी कि ध्वनात्मक जो आपकी नली है वो भी, और कंप्राइजेज द लाइनेक्स। इसी तरह से आर्टिकुलरी सिस्टम भी होता है इसमें। इसमें आपका नाक और दांत, इसके अलावा जो है टंग, ये भी जो है माउथ और लिप्स, ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। ये ऑर्गन ऑफ स्पीच हैं। तो आपको ऑर्गन ऑफ स्पीच जो है पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन ऑफ स्पीच में। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आता है, लंग्स भी आते हैं, चेस्ट के मसल्स भी आते हैं, विंड पाइप भी आता है आपका है। इसके अलावा जो है फोनेटरी सिस्टम में जो है आपका लार्नेक्स आता है। उसके अलावा जो है एक और आता है आर्टिकुलरी सिस्टम में, आपका जो है नोज आता है, टीथ आता है, टंग आता है, माउथ एंड लिप्स आते हैं। तो ये ऑर्गन ऑफ स्पीच में आते हैं, इसको ध्यान रखना है। फोनोलॉजी क्या होता है। तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब आप साउंड के स्पीच को पढ़ेंगे तो उसको ही फोनोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो स्टडीज वर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जब मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यानी कि दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स या चार वर्ड्स को जो हम मिला करके एक वर्ड या सेंटेंस बनाते हैं, तो कैसे जो है वो एक अपना फॉर्म बनाते हैं, इसी को मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो है सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब व्हाट इज ग्रामेटिकल इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ रूल। तो सिंटेक्स सिंटेक्स ये जो बताता है, क्या बताता है, ये स्ट्रक्चर और अटेम्प्ट्स होता है। यानी कि सिंटेक्स क्या होता है, किसी वर्ड के स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास करता है कि कैसे उसमें ग्रामर के जो है रूल यूज किए गए हैं एक लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए। इसके बाद में है सेमेंटिक्स क्या होता है। तो सेमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, हाउ वी प्रेजेंट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इन आवर माइंड। यानी कि हम अपने माइंड के अंदर किस तरह से किसी वर्ड के मीनिंग को प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है डिफ्थोंग क्या होता है। इसको डिफ्थोंग को दूसरे नाम से जानते हैं ग्लाइडिंग वॉवेल्स, है ना। तो टू वॉवेल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस टुगेदर टू मेक ए साउंड। जब दो वोवेल साउंड एक साथ किसी वर्ड में आएंगे तो उन्हीं को हम जो है डिप्थोंग्स कहते हैं। अब देखोगे आप डिप्थोंग्स में, तो यहाँ देखिए आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा कि डिप्थोंग्स होते क्या हैं। यहाँ पर देखिए चेयर लिखा है, तो इस चेयर में ए और आई आया हुआ है। ए और आई क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। इस तरह से फियर में ई और आर आया हुआ है एक साथ में, तो ये क्या होता है, ई आर जो है ये भी वॉवेल्स होते हैं, यानी स्वर होते हैं। ई ए ई आई ओ यू, यहाँ पे देखो ओ और आई एक साथ आया ऑयल में। ठीक है, चेयर में ए आई साथ में आया है, फियर में ई ए आ साथ में आया है, ऑयल में ओ आई साथ में आया है, लायर में अगर हम देखें तो आई और ई साथ में आया है। तो अगर जब दो जो आपके साउंड हैं, जो आपके वॉवेल्स हैं, जो स्वर हैं, अगर दो किसी भी शब्द में दो स्वर एक साथ आते हैं, वही डिप्थोंग्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में फॉर्म ऑफ राइटिंग स्पीच जो होते हैं आपके तीन तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके थ्री फॉर्म्स होते हैं, है ना। इसके बाद जो ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेते हैं तो इसमें पूरा मैंने हिंदी में स्पष्ट किया हुआ है हर चीज़ को, कि भैया आपको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, हर चीज़। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश को, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को मैंने अलग अलग विषय को जो थोड़ा सा आपके लिए क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने हमें संपर्क किया और बोला कि सर जो इंग्लिश का पेपर होगा वो हिंदी में भी कन्वर्ट कर देना, हिंदी में भी बना देना, ताकि हम जब इंग्लिश पढ़ें
तो अगर इंग्लिश समझ में नहीं आए तो उसको हिंदी में समझ ले, ताकि एग्ज़ाम में हमें लिखने में आसानी हो। तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर को जो है आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पर वन शॉट ये वीडियो डाला है, ये आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का है फर्स्ट ईयर का। इसको आप देखोगे तो इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश सॉल्यूशन मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में जो थोड़ा बहुत डर लग रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज इज ए स्पेसिफिक ऑफ फॉर्म ऑफ स्पीच। स्पीच का एक स्पेशल फॉर्म या स्पेसिफिक फॉर्म होता है, उसी को लैंग्वेज कहा जाता है। इन इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। लिंगुआ से ड्राइव हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स एंड पर्पज ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन। ये क्या है? लैंग्वेज जो है सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? गिव एक्सप्रेशन टू द ह्यूमन थॉट्स। आप जो सोच रहे हैं, आपको विचारों के व्यक्ति के लिए जो है आपके अंदर जो भावनाएं पनप रही है उनको जो है दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग? तो भैया अच्छी क्वालिटीज़ जो है आप बता सकते हैं, क्वालिटीज़ जो है गुड हैंड राइटिंग की कौन कौन सी होती है? तो ये राइटिंग शुड बी एलिजिबल, पढ़ने पठन योग्य होनी चाहिए राइटिंग आपकी। मस्ट बी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी होनी चाहिए है। प्लीजिंग प्लीजिंग टू द आई, मतलब देखने में आपको आंखों को अच्छा लगे वो राइटिंग। इस तरह के जो है बहुत सारे हैं, इसमें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द वैल्यू ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो भैया इसके दोनों तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हो। इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप जानते हो, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, जो भी है हर चीज़ में जो है इसको बोला जाता है। और ये जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है सभी पर्सन जो है, मैक्सिमम पर्सन जो है इंग्लिश को जानते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, सब जगह पे इंग्लिश जो है बोली जाती है। ये एक लिंक लैंग्वेज की भी काम करता है, जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अगर बात करना चाहते हैं किसी एम्बेसी में या किसी भी पर्सन से जो आउट ऑफ द कंट्री है, तो उसको जो है अगर वो वहाँ का निवासी है तो उसको जो है हमें लिंक करना है, यानी उससे संबंध बनाना है, उससे हमें कांटेक्ट करना है, तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए। लाइब्रेरी की भी लैंग्वेज है। लाइब्रेरी में जितनी भी मैक्सिमम अच्छी बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स जो हम पढ़ते हैं, वो सारी की सारी जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज में होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ तक कि जो हायर एजुकेशंस होती हैं, सारी की सारी हायर एजुकेशंस की बुक जो है आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी हैं। एज ए विंडो जो है, पंडित नेहरू जो है ये कहते हैं कि इंग्लिश इज़ आवर मेजर विंडो इन ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पंडित नेहरू का कथन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो पंडित नेहरू ने कहा है कि इंग्लिश जो है ये हमारा मेजर विंडो है मॉडर्न वर्ल्ड का, यानी मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो विंडो की तरह ये इंग्लिश जो है हमारा काम करता है। इसके बाद जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, मतलब जो अपने अदालत है, अदालत की भाषा भी इंग्लिश ही है, वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है ना। इस वीडियो को देखना ना भूलें, आपके सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। जो आपको कमी लग रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ चीज़, तो वो आपको इस वीडियो में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया गया है। लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, भाई इंग्लिश जो है ये व्यापार में और जो अपनी कंपनियां हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। वहाँ पे जाओगे सर्किट डायग्राम आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, मशीन के डायग्राम इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि मीटिंग्स जो होती हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में कंडक्ट होती हैं। इंटरव्यू सेक्शंस आजकल होते हैं वो आपके इंग्लिश में होते हैं। व्यापार की बात करें, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, वो सब कुछ इंग्लिश के थ्रू ही होता है। पेपर्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बनते हैं, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स, इनकम टैक्स, आप सबको जानते हो, तो ये सब चीज़ें इंग्लिश में होती है। ये है जो है इंग्लिश का अपने इंडिया में महत्व है। इसके बाद मैं सजेस्ट राइटिंग टिप्स फॉर इम्प्रूव राइटिंग स्टाइल। तो बहुत सारे जो है आप शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, एक्टिव वॉइस यूज़ कर सकते हो हैं। जो आप जो है लिखोगे वो सही तरीके से लिखोगे हैं। अपने जो चूज़ करोगे वर्ड को, वो वर्ड आपको वाइजली चूज़ करना है, बुद्धिमानी से वर्ड को चूज़ करेंगे लिखते समय। डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हैं। और शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंस का यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करेंगे। बार बार अपने कार्य को दोहराएंगे, देखेंगे। ठीक है, और उसमें जो है अगर कोई त्रुटि है तो उसको सही करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से जो है आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो है बहुत अच्छे बुक ऑथर्स की, उनको जो है यूज़ करेंगे, उनकी राइटिंग स्टाइल देखेंगे, तो इस तरह से राइटिंग स्टाइल इंप्रूव हो जाएगी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज? भाई द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश की क्या खासियत है? तो इंग्लिश जो है एक आइडियल लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, क्योंकि इसके पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें मिलती हैं। हम पढ़ते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान, है ना। और इसमें जो है आपका इंग्लिश हैज़ ओन सिस्टम ऑफ वर्ड
फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, वो ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश के जो है हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, इसके अपने खुद के वर्ड होते हैं, खुद के फ्रेजेस होते हैं, खुद के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसमें फोनिम्स होते हैं, मॉर्फोनिम्स होते हैं, सिंटेक्स होते हैं, ये पार्ट होते हैं लैंग्वेज स्ट्रक्चर के, जो कि इसके इंग्लिश के खुद के हैं। इंग्लिश जो है इसकी अपनी ग्रामर होती है, इंग्लिश की अपनी ही स्क्रिप्ट होती है, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो है आपको लिटरेचर बहुत सारे देखने को मिलेगा जो ज़िंदगी के हर पहलू से आपको जोड़ती है। तो ये सब इंग्लिश की जो है खासियत है एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इसके बाद में व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज के मेन कंपोनेंट जो है 5 होते हैं, एक डिक्शनरी, एक साउंड सिस्टम, एक स्पेलिंग एंड अल्फ़ाबेट, फॉर्म्स एंड सिंटेक्स। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, आरामदायक अभ्यास होगा। जिन बच्चों को थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है कि टोटल इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो पे जाइए, इस वीडियो पे वो टोटली आपको इंग्लिश प्लस इसी के पीछे इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में भी लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, तो टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं लिसनिंग के। एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग है ना, सेलेक्टिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, उसके अलावा जो है अप्रिसिएटिव लिसनिंग, एवल्यूटिंग लिसनिंग और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ये सारे के सारे इसके टाइप है। व्हाट आर द बैरियर्स टू लिसनिंग, अब बैरियर क्या हो सकते हैं, रुकावट क्या हो सकती है आपकी लिसनिंग में, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एक बैरियर हो जाता है, बाधा जिसको बोलते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग मतलब आपको जो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, जैसे आप कमेंट्री सुनते हैं, तो कमेंट्री में आप केवल जब रियल में जब वो बैटिंग होती है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बैटिंग होती है तब की कमेंट्री पे तो आप ध्यान देते हो, बाकी वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके वो आपस में क्या बात कर रहे हैं वो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो सेलेक्टिव लिसनिंग करते हो वहाँ पर। जो आपके पर्पज़ का है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वही सुनते हो, उसके अलावा जो भी वो बक रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ये जो है बैरियर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे डिस्टरबेंस हो सकता है, बाहर का कोई प्रॉब्लम है, माइंड में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से सो जो भी है जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, और आप जो है सुनते समय कुछ और सोच रहे हो, तो भी ये एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये सारे के सारे बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं। व्हाट आर द वे टू बिकम एन इफेक्टिव लिसनर, अगर आपको एक अच्छा श्रवण श्रोता बनना है तो कौन से रास्ते आप अपना सकते हैं, तो स्लाइटली लिसन एंड डू नॉट टॉक वाइल द स्पीकर इज स्पीकिंग, यानी कि कोई वक्ता जब बोल रहा है तो आप जो है उसको साइलेंटली सुने हैं, और उसके बीच में दरिया कुछ भी बोले नहीं, ठीक है। अटेंशन दे, अपना इंटरेस्ट दिखाएं उसमें जो स्पीकर कह रहा है, हैं। एम्पैथी विद द स्पीकर, उसको आप स्पीकर को ये महसूस कराएं कि हाँ मैं आपकी बातों को सुनने में जो है इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आस्क करना है तो स्पीकर से एंड में आस्क कीजिए। मेंटेन करना है आई कांटेक्ट विद द स्पीकर, अगर कोई चीज़ आपके सामने वाला कोई टीचर बोल रहा है तो आप इधर उधर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ऐसा नहीं है, आप उसको बिल्कुल सामने उसकी आंखों में आंखें नज़र डाल के जो इफेक्टिव लिसनिंग अगर आपको करनी है तो इस तरह से जो है आपको ये सारी चीज़ें करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन देम, तो हम इंटरनल रीडिंग भी करते हैं, एनालिटिकल रीडिंग भी करते हैं, ठीक है, उसके अलावा इंटेंसिव रीडिंग भी करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग भी करते हैं, स्कीमिंग भी करते हैं, है ना, और स्कैनिंग भी करते हैं। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे रीडिंग्स हम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज ए कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज, तो कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ ए पैसेज, ये पैसेज होता है, ठीक है। उस पैसेज में जो है विच क्वेश्चन आर सेट टू टेस्ट पीपल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड गिवन टेक्स्ट कॉन्टेक्ट एंड इन्फर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ फ्रॉम इट, सीधी सी बात ये बोल रहा है कि जो कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज होता है वो एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें शिष्य की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि वो उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल पाता है या मीनिंग समझ पाता है या नहीं, कि इसी को कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, अच्छा सॉरी, कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन इज एन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडियाज, यानी कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन यानी बातचीत होती है ताकि एक दूसरे के विचारों को वो समझ सकें, उसी को कन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डिफाइन मोनोलॉग, तो एज द टर्म सजेस्ट मोनोलॉग इज एन ओरल कम्युनिकेशन कन्वेड बाय वन पर्सन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए लॉन्ग वन साइडेड कन्वर्सेशन। अब देखिए कन्वर्सेशन ये किस तरह का है, एक कन्वर्सेशन होता है कि दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से थॉट को साझा करते हैं, अपनी आइडिया को बातचीत के द्वारा जो है साझा करते हैं। और जब मोनोलॉग की बात करेंगे तो इसमें जो है मोनोलॉग में क्या होगा कि ये ओरल कम्युनिकेशन होगा, ये भी ओरल हो सकता है, कन्वर्सेशन भी ओरल हो सकता है, और मोनोलॉग जो है ये ओरल कम्युनिकेशन होगा,
इसमें जो है एक ही व्यक्ति जो है कुछ अपने विचारों को साझा करेगा, यानी कि वन साइडेड होता है मोनोलॉग, ठीक है। इसमें भी विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल प्रदान किया जाता है या आदान किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति सुन बोलेगा तो मैं सुनूंगा, या मैं बोलूंगा तो वो सुनेगा, वो हो गया मोनोलॉग, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन है कन्वेड बाई वन पर्सन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन यूज ऑफ डिक्शनरी अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसमें पूछा गया है डिक्शनरी से आप शब्दों का अर्थ ढूंढते हैं, उसके अलावा बताइए कि डिक्शनरी का क्या यूज है, मीनिंगफुल यूज, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डिक्शनरी जो है वो हमारे प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर सकती है, बेहतर बना सकती है। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं कि भैया ये जो है वी कैन दस लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड फ्रॉम ए डिक्शनरी। ये मेन चीज़ें जो है आप बोलोगे कि डिक्शनरी में हम अर्थ ढूंढने के अलावा जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर कर सकते हैं, यानी कि लर्न टू प्रोनाउंसिएट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। ये जो है मेन इसका एक आप बता सकते हो कि भाई हम डिक्शनरी से क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डायलॉग बिटवीन ए कस्टमर फीमेल एंड सेल्स बॉय मोबाइल स्टोर। कोई भी मतलब एक आपको जब आप जा रहे हैं किसी मोबाइल स्टोर पे है और आपको फ़ोन ख़रीदना है, तो आप जो बातचीत करेंगे उसको लिखना है, ठीक है। आपने उससे क्या बोला, उसने आपसे क्या बोला, फिर आपने उससे क्या बोला, फिर उसने आपसे क्या बोला, इस तरह से आपस की बातचीत जो है कम्युनिकेशन को लिखना है। यही होता है आपका जो है डायलॉग, ठीक है। जैसे सेल्स बॉय बोलेगा, जैसे ही आप दुकान में जाएंगे, हेलो मैडम, कैन आई हेल्प यू, मैम या सर जो भी जाएगा, तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कस्टमर बोलता है येस आई एम लुकिंग फॉर ए मोबाइल फ़ोन, कि मैं एक मोबाइल फ़ोन के लिए देख रहा हूँ, या मैं यहाँ पे मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर ए मोबाइल फ़ोन और आई वॉन्ट ए मोबाइल फ़ोन, ये भी बोल सकता है। तो श्योर जो सेल्स पर्सन है वो बताएगा कि आर यू लुकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांड मैम, यस सर। तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए देखने आए हैं या फिर आपको सभी दिखाऊं, जैसे आप अलग अलग ब्रांड बता, सैमसंग एलजी जो भी है। तो इस तरह से बातें होंगी, उन थॉट्स को आपको लिखना है, उसमें आपकी प्राइसेस की थोड़ी सी बात होगी, ठीक है ना। आप जो है बोलोगे इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है, इतने बजट तक का मुझे फ़ोन चाहिए, तो वो दिखाएगा और उसमें आपकी बातें होंगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद जो है आपका व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर जो है, सॉरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, यहाँ पे थ्री टाइप्स नहीं, तो आपके टोटल जो है 6 तरह की रीडिंग होती है, मैनी जो मेनली होती है, मेन जो है होती है रीडिंग, वो 6 तरह की ही होती है। जो यहाँ पे लिखा है इसको याद रखिएगा, ये 6 तरह की मैक्सिमम जो है रीडिंग है। रीडिंग बहुत तरह की होती है, लेकिन जो मेन है, मेन स्कैनिंग और स्कीमिंग भी रीडिंग ही है, लेकिन वो रीडिंग जो है बहुत ही मतलब आपका एक्सपांड एरिया पे। अगर आप मेन रूप से पूछेगा एग्जामिनर, बताइए टाइप्स ऑफ रीडिंग कितने होते हैं, तो 6 ही बताने हैं आपको। तो ओरल रीडिंग है जिसको रीडिंग अलाउड भी बोल सकते हैं, साइलेंट रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है जिसको टीचिंग ऑफ प्रोज टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और एक्सटेंसिव रीडिंग है जिसको रैपिड रीडिंग भी कहते हैं, एक सप्लीमेंट्री रीडिंग है, और एक जो है एक लाइब्रेरी रीडिंग है। ये 6 तरह की रीडिंग होती है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ये वीडियो देखना, अगर आपको कोई समस्या है, आपको अंग्रेजी थोड़ी सी कम में समझ में आती है, कम, तो इस वीडियो को देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, इसमें हिंदी में समझाया गया है। इसके बाद में व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज एन अप्रोच फॉर फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग विच एम्फेसाइजेस दैट ए गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेटिव। सीधी सी बात है, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ये इस बात पे जोर देता है कि जो भी आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, वो कम्युनिकेटिव होना चाहिए, यानी कि आप जो है संवाद में उसका उपयोग कर सकें। यही होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो भी आप जो है लर्न कर रहे हैं, जो भी भाषा आप सीख रहे हैं, वो भाषा आप संवाद कर सके। आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश में किसी से बात कर सकें, अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं तो आप संस्कृत में किसी से बात कर सकें, ठीक है। तो यही होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके बाद जो है विच इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। तो चौथा स्टेज क्या होता है, तो आप जो है चौथा स्टेज, फोर्थ स्टेज ऑफ, फोर्थ नहीं है ये, फोर्थ नहीं है, फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस विच इज़ द फोर्थ। इसमें लिसनिंग का फोर्थ स्टेज क्या है, तो एवल्यूटिंग इज द फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। एवल्यूटिंग है, ध्यान रखिएगा, इवल्यूटिंग है जो है फोर्थ स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिव लिसनिंग एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जो सेलेक्टिव लिसनिंग का क्या होता है कि आप जो है फ्यू एरर्स जो है आप करोगे, वेस्टेज ऑफ आपका टाइम नहीं होगा।
कहाँ पर? जहाँ पर वर्क प्लेस, आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो काम के ही बातें सुनोगे, एक्स्ट्रा चीज़ें आप सुनोगे नहीं। उसी को सेलेक्टिव लिसनिंग जो है होता है वर्क प्लेस पे, जिसमें फ्यूअर एरर्स मिलते हैं, यानी कि बहुत ही कम एरर होगा और साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो नहीं होगा। इसके बाद में राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। सुनना और सुनना दोनों ही है, लेकिन इसमें क्या है, तो हियरिंग इज ए पैसिव प्रोसेस। क्या है? हियरिंग जो है पैसिव प्रोसेस है और लिसनिंग जो है एक्टिव प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है, अब लिसनिंग एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं लिसनिंग में, और हियरिंग में केवल सुनते हैं, है ना, समझने का प्रयास ज़्यादा नहीं करते हैं। वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रेडिंग फेडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। तो जब रैपिड फेडिंग करेंगे तो लिसनर जो है वो कुछ ना कुछ शब्दों को मिस करेगा। रैपिड फेडिंग मतलब मैं बोलूँगा, देखो सपोज करो प्रधानमंत्री का क्या नाम है, राष्ट्रपति कहाँ गए थे, उसको किसने देखा, भारत का तिरंगा कौन से रंग का है, या फिर भारत के तिरंगे में अशोक चक्र है तो उसमें कितनी तिल्लियां हैं, संविधान में कितने अध्याय हैं, संविधान कब लागू किया गया था। इस तरह से मैं पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, अगर आपको याद होगा तो आप आंसर दे पाएंगे या फिर मिस कर देंगे। तो ठीक है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है इसमें लिसनर जो है मिस कर देता है, ठीक है ना, और जो है सिग्निफिकेंट वर्ड्स को जो कम्युनिकेट किया जा रहा है उसको पकड़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। इसके बाद जो है राइट वन एक्सटर्नल फैक्टर दैट एक्ट्स एज ए बैरियर टू लिसनिंग। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? वो नॉइज़ है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो तत्व बताना है जो हमारे लिसनिंग को प्रभावित करता है, तो नॉइज़ है। नॉइज़ अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है बाहर की तरफ तो हम जो है ढंग से सुन नहीं पाएंगे। फोनेटिक्स इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोन, याद रखिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है साउंड और वॉइस। इसके बाद जो है फोनेटिक्स इज कंसर्न विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड और साइंस कॉल्ड फोन्स। इसके बाद डिफाइन फोनोलॉजी, तो फोनोलॉजी कंसर्न विद द एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड और साइंस। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था फोनोलॉजी क्या होता है। इसके बाद में वॉवेल्स कौन से होते हैं? तो ए ई आई ओ यू जो है ये वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 तरह के वॉवेल्स होते हैं। विच साउंड आर नोन एज ग्लाइड्स। ग्लाइड्स जो है 2 साउंड्स होते हैं, एक होता है आपका डब्लू साउंड जिसको ग्लाइड बोला जाता है, और एक होता है आपका जे साउंड, इसको ग्लाइड बोला जाता है। ठीक है, तो आप बता दोगे कि डब्लू और जे साउंड जो है ये ग्लाइड्स बोले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रीडिकेट, तो जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द वर्ब मस्ट एग्री टू इट्स सब्जेक्ट। तो जो है इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन्स। नंबर और पर्सन पे जो है एग्री होने चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब आपस में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। तो 2 टाइप में, एक आता है फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दे है, यहाँ पे सिंग और सिंग से वेरी वेल। तो जब बहुवचन होता है तो हमारा जो है केवल सिंग आता है, एस या ई एस केवल जो है सिंगुलर के साथ आता है। अगर एस या एस लगता तो यहाँ पे सी होता, ही होता, कोई अकेला आदमी होता तो उसके साथ सिंग्स आ जाता। इसके बाद में टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन या नो मैन, ठीक है ना। टाइम एंड टाइड दो चीज़ है, तो आप जो है वेट करोगे। टाइम एंड टाइड ये 2 चीज़ जरूर है, लेकिन इसमें जो है एक ही चीज़ है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, किसी के लिए इंतजार नहीं करती। ठीक है, टाइम क्या है? अपना समय, और टाइड्स मतलब जो ज्वार भाटा जो किनारे पे जो लहरें आती हैं उसकी, वो किसी का इंतजार नहीं करती। माई फ्रेंड्स फादर और मदर इज डैश विजिटिंग माई होम। तो माई फ्रेंड्स फादर और मदर यानी कि मेरे दोस्त के माता या पिता विजिट करेंगे मेरे घर को, तो इज़ विजिटिंग माई होम, ठीक है, क्योंकि और लग गया, एंड आता तो आर लग जाता, तो यहाँ पे इज़ आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। तो नो न्यूज़ ये बहुवचन दिखाई दे रहा है, लेकिन न्यूज़ तो समाचार होता है, तो समाचार तो एक ही होता था। नो न्यूज़ इज़ आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। आप सोचोगे बहुवचन हो गया न्यूज़ तो आर आ जाएगा, नहीं। इसके बाद में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर। तो नाउन्स के कितने हैं? 5 टाइप्स होते हैं। इसके बाद जो है फेमीन जेंडर ऑफ ड्रोन क्या होता है? तो ड्रोन का फेमीन जेंडर जो आपका होगा वो आपका ड्रोन नहीं होगा, वो होगा बी, सॉरी, मधुमक्खी। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ड्यूअल जेंडर। ड्यूअल जेंडर जो है किसी मतलब कोई एक वर्ड बोले उसमें डुअल जेंडर के मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही की संभावना बन जाए, उसको डुअल जेंडर बोलते हैं। जैसे कि
आप गए हॉस्पिटल में और आपने जो है डॉक्टर के बोला कि मुझे डॉक्टर को दिखाना, अब वो डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो आप किसी इंजीनियर से मिलना चाहते हैं, किसी मतलब बोल रहे हैं कि आप जो है चले गए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलना चाहते हैं, सपोज करिए किसी भी इंजीनियर से, तो इंजीनियर फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। आप किसी मिनिस्टर से मिलने जाएंगे तो मिनिस्टर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इन शब्दों में जहाँ पर जेंडर के दो मीनिंग्स निकलते हो कि वहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ड्यूअल जेंडर हो सकता है, तो वो जो है ड्यूअल जेंडर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द 3 डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, तो एक पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज होते हैं। व्हाट आर होमोफोन्स, तो होमोफोन्स जो हैं एक जैसे साउंड करते हैं, ठीक है, एक जैसे क्या करते हैं, प्रोनाउंस होता है, एक जैसा सेम प्रोनाउंस होता है, ठीक है, बट जो है डिफरेंट स्पेलिंग होती है, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी अलग हो जाता है उनका। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए सेल और सेल, तो ये फ़ोन होता है और ये बेचना होता है, दोनों के सेल ही बोल रहे हैं, स्पेलिंग भी अलग है। इसमें फेयर फेयर दोनों ही फेयर है, एक फेयर मतलब साफ़ सुथरा और एक फेयर मतलब किराया, और दोनों की स्पेलिंग अलग है। इसमें बोला है कि बोलेंगे तो सेम लेकिन मीनिंग अलग होगा और स्पेलिंग अलग होगी। बोलेंगे सेम, मीनिंग अलग होगा, स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग अलग होगा, स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग अलग होगा, स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन बोलेंगे सेम। ये भी आई है, ई वाई, और ये केवल अंग्रेजी का अक्षर आई है, तो इसको भी आई बोलते हैं, इसको भी आई बोलते हैं, इस तरह से। व्हाट आर टाइप्स ऑफ इनोटेशन इन इंग्लिश, तो इनोटेशन जो है क्या होता है, ये वोकल साउंड होता है जो स्पीच के लिए यूज़ किया जाता है, ये राइजिंग और फॉलिंग होता है, ठीक है। यानी कि दो तरह के इनोटेशन, तीन तरह के इनोटेशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, फॉलिंग इनोटेशन, राइजिंग इनोटेशन और राइजिंग एंड फॉलिंग इनोटेशन, ठीक है। तो ये तीन तरह के अलग अलग इनोटेशन होते हैं, ठीक है। हम जो है जब बोलते हैं तो ते ऊंची स्वर में बोलते हैं या नीचे स्वर में बोलते हैं या फिर ऊंचा भी बोलते हैं और उसी में फिर नीचा भी बोलते हैं, तो ये होते हैं इनोटेशंस, ठीक है, बोलने का जो तरीका होता है उसमें। व्हाट इज क्वेश्चन टैग एंड एग्जाम्पल, राइट। व्हाट इज क्वेश्चन टैग एंड एग्जाम्पल ही बताना है, तो इन ग्रामर जो क्वेश्चन टैग इज ए वेरी शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट विच चेंजेस द स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है सीधा सा है कि एक जो सेंटेंस होगा उसके एंड में लगेगा हमेशा क्लॉज, और उस क्लॉज में जो भी है उस स्टेटमेंट को चेंज कर देगा। जैसे सी इज़ ए डॉक्टर, तो हम बोलेंगे सी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी इज़ नॉट सी, क्या वो नहीं है, ठीक है, तो ये पुष्टि कर रहा है। इस तरह से ही इज़ नॉट हेयर, वह यहाँ नहीं है। इज़ ही, वह है। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे ये नोट आ गया है, इसमें नोट आ गया तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट, तो भाई ये प्रिंट स्क्रिप्ट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये पढ़ने में आसान होता है। उसके अलावा इस तरह का जो अभी आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन अभी आपने देखा कि इजी टू रीड, इसका मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। इसमें जो है सिंपल टू राइट, लिखने में सरल होता है, इसकी भी इंग्लिश और हिंदी लिखी हुई है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा इसको आपको इस वाले वीडियो में। इस वीडियो को पढ़ोगे तो आपको जो है इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, समझ गए। तो इस वीडियो को देख लेना, इसमें आपको इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश मिलेगा, तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो सिंपल टू राइट होता है जो प्रिंट स्क्रिप्ट होता है ना, क्लियर होता है, इजी टू रीड होता है, और सिंपल टू राइट होता है, इम्प्रूव लेटर रिकॉग्निशन है, यहाँ पे अक्षर की पहचान में सुधार हो जाती है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, उपसर्ग जिसको बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। जो आगे लगते हैं वर्ड्स किसी वर्ड के अंदर, ठीक है ना, तो उसके हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जो सबसे पहले जोड़े जाते हैं। और जो शब्द के बाद जोड़े जाते हैं उसको सिफिक्स कहते हैं, जैसे शब्द है उसके बाद में जोड़ा गया तो ये सुफिक्स हो गया, जिसको प्रत्यय कहेंगे। ये आपका उपसर्ग हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ये सॉरी उपसर्ग हो गया जो आगे लगता है, और प्रत्यय हो गया जो पीछे लगता है। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जस्टिफाई, तो इस वीडियो में मैंने जस्टिफाई किया हुआ है, ये वाला वीडियो देखोगे तो जस्टिफिकेशन किया हुआ है, बस मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जो आपका प्लेलिस्ट आएगा यहीं पर आएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका। हिंदी में जब लिख दिया है तो मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं। इसका जस्टिफिकेशन देना है क्योंकि ये बोल रहा है कि जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई हमने सिंपल सिंपल एक एक लाइन से कर दिया। 3-4 लाइनें लिख दोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा आपका कि इंग्लिश जो है ये आपका साइंस का लैंग्वेज है।
रीडिंग इज सेड टू बी द कोर ऑफ सिलेबस, जस्टिफाई। तो रीडिंग को जो है सिलेबस का कोर कहते हैं, इसको भी जस्टिफाई करना है तो पहले हम रीडिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे। तो ये वीडियो देख लेना और मज़ा आ जाएगा। जस्टिफिकेशन जो तर्क है वो आप दे देंगे कि भाई क्यों कहते हैं कोर ऑफ सिलेबस उसको, रीडिंग को। तो ये सारे के सारे इसमें आंसर लिख सकते हैं। इसमें 4-5 पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है, ग्रांट यू लीव 10 days, यू हैव अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। तो आप जो है स्कूल का लीव जानते ही हो कैसे लिखते हैं, तो स्कूल जो है इस तरह से लीव इस तरह से लिख दोगे, सब्जेक्ट बताते हुए और डेट वगैरह डाल दोगे आप, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है एक नोटिस लिखना है। नोटिस भी कई बार बताया हुआ है मैंने, नोटिस कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बोला गया है कि भाई होस्ट हो रहा है इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, तो आपको नोटिस लिखना है। तो इस तरह से नोटिस लिखोगे, ठीक है। किस लिए नोटिस है आपका, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन के लिए डेट डाल के नोटिस में लिख दोगे। ये वाला वीडियो ज़रूर देखना ध्यान करके, ठीक है। और यू आर हेड बॉय ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस, आपको जो है समर हॉलीडे में होने वाली हैं। तो उसके लिए आप बता दोगे कि भैया समर हॉलीडे के लिए हमारी क्लासेस होने वाली हैं, उसको जो है मिस्टर महेश दास जो है पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हम बता देंगे यहाँ पे डिटेल कि ये जो क्लास है जो है 1 जून से स्टार्ट होने वाली है, टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा और 4 वीक तक चलेगी, और वेन्यू जो रहेगा कंप्यूटर लैब में क्लासेस चलेंगी। तो ये कंप्यूटर क्लासेस की जो है स्पेशल क्लासेस चलेंगी, उसके लिए नोटिस दे दिया आपने, इस तरह से हो जाएगा। हेड बॉय जो भी है अपना नाम लिख कर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में जो है नेम वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्क्रिप्ट डिस्क्राइब इन ब्रीफ, कोई भी आप इंग्लिश स्क्रिप्ट जो है आप 3 बताएंगे और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे। तो कोई भी, जैसे मैंने कर्सिव स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब किया तो कर्सिव स्क्रिप्ट को आप डिस्क्राइब कर देंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, ठीक है। और कर्सिव स्क्रिप्ट की विशेषताएं बता देंगे, वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में विशेषताएं बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स, राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ। तो अभी मैंने होमोफोन्स आपको बताया कि बोलने में तो एक जैसे रहेंगे, जैसे टू टू टू, ये तीनों ही टू ही बोलेंगे लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे, वही होमोफोन्स होते हैं जो अभी अभी बताया था, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज़ डायलॉग राइटिंग, तो डायलॉग राइटिंग क्या होता है मैंने बता रखा है कितनी बार कि डायलॉग राइटिंग क्या होता है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन टैग, अभी अभी मैंने बताया था। बाकी क्वेश्चन टैग को आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है। ये वाला वीडियो देखोगे तो हर चीज़ आपको हिंदी में मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश को पढ़ने में। तो समय निकाल करके अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके ये वीडियो को देख लेना, आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।